हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। चैप्टर नंबर 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जब हम किसी को अपराध करते हुए देखते हैं तो सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं। वास्तव में जीवन और फिल्मों में आपने देखा होगा कि पुलिस अफसर रिपोर्ट दर्ज करते हैं और अपराधियों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। अपराधियों को गिरफ्तार करके पुलिस की भूमिका होती है। अपराधी को गिरफ्तार करना किसका काम है? पुलिस का काम है अपराधी को गिरफ्तार करना। उसके आधार पर कई बार ऐसा लगता है कि मानो पुलिस ये तय करेगी कि कोई अपराधी है या नहीं, कोई अपराधी है या नहीं पुलिस तय करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी को अपराधी घोषित करे। पुलिस का काम क्या होता है? केवल व्यक्ति को गिरफ्तार करना और अदालत के सामने पेश करना। अदालत उसको ये बताएगी कि आरोपी दोषी है या नहीं है। कोई क्या काम है? दोषी है या नहीं बताना, ये अदालत का काम है। पुलिस का काम केवल और केवल व्यक्ति को गिरफ्तार करना है। संविधान के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति पर कोई दोष लगाया जाता है तो उस व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई कराने का अधिकार है। आगे नोट इम्पोर्टेंट, आपने एफआईआर के बारे में सुना है। इस लेसन में हम इसकी पूरी जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, ये एक कहानी बताई गई है। इस कहानी में एक महिला का आहार चोरी हो जाता है और उस आहार को या चैन को अपनी मालकिन पर आरोप लगा देती है कि इसने चुराया है, लेकिन आहार वास्तव में उस मैडम का लड़का ही चुरा लेता है। इस प्रकार की एक कहानी है। इस कहानी को आप वीडियो रोककर पूरा पढ़ लें। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। इस सब इंस्पेक्टर राव सुशील कौन है? एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, को भी 2 दिन हवालात में रखता है। सब इंस्पेक्टर राव कई कांस्टेबल को पीटते हैं, गालियां देते हैं और दबाव डालते हैं। पुलिस द्वारा ये बहुत गलत काम है कि दबाव डाला जाता है, इल्ज़ाम कबूल कर लो और उसे मानने को कहते। उसकी बहन शांति घरेलू नौकर है। उसकी बहन जो सुशील है, इसकी बहन शांति क्या है? एक घरेलू नौकर है। नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं। इन पर आरोप लगाए गए कि इसकी बहन शांति और वो नौकरों का एक गिरोह चलाते हैं और वो गिरोह में घरों से गहने चोरी करता है। यानी इस सुशील पर आरोप लगाए कि वो घरों से गहने चोरी करता है। उसकी बहन घरेलू नौकर है। शिंदे के पड़ोस से गहने का गायब होने की शिकायत कई बार आ चुकी थी। ये शिंदे एक महिला है। जब सुशील बार बार ये कहता है कि वह निर्दोष है, फैक्ट्री में काम करता है, कि मजदूर है, तो 2 दिन बाद पुलिस उसे छोड़ देती है। यानी पुलिस ने पूरी कोशिश की इसको सुशील को मनाने की, लेकिन सुशील नहीं माना और उसने कहा कि वह एक मजदूर है, फैक्ट्री में काम करता है। उसकी बहन शांति एक घरेलू नौकर है। चलिए आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर क्या बात होती है देख लीजिए। पुलिस ने मजिस्ट्रेट को अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया। अदालत की ओर से आरोप पत्र और गवाहों के बयानों का एक नकल शांति को दे दी गई। शांति कौन है आपको पता है? शांति अदालत को बताती है कि चोरी के इस झूठे इल्ज़ाम से बचने के लिए उसके पास कोई वकील नहीं है। शांति एक गरीब थी, नौकर थी घरेलू, उसके पास वकील के पैसे नहीं थे। मजिस्ट्रेट महोदय शांति की दलील सुनकर अधिवक्ता कमल रॉय की सरकारी खर्चे पर बचाव पक्ष का वकील बना देते हैं। किसको बना देते हैं? कमला रॉय को। संविधान के अनुच्छेद 22, यहाँ से याद रखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का और मौलिक अधिकार प्राप्त है। यानी कोई व्यक्ति यदि अदालत में है, उसके पास वकील के पैसे नहीं है, गरीब है, तो वो एक वकील ले सकता है सरकारी, और अनुच्छेद 22 के तहत मौलिक अधिकार है ये। ठीक है, याद रखें, मौलिक अधिकार है, एक वकील ले सकता है और एक अनुच्छेद 22 के तहत याद रखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 39A में की बात कही गई है, ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने का जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है। यानी जो गरीबी
या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। गरीबी हो सकती है या और कोई वजह हो सकती है जिस कारण से अपना वकील नहीं रख सकते हैं। अनुच्छेद 39(1) के अनुसार राज्य उसको क्या कराएगा, वकील उपलब्ध करवाएगा। राज्य यहाँ से किससे संबंध है, राज्य का संबंध या देश से है, देश से। पीछे हमने पढ़ा था कि राज्य का शब्द देश के लिए प्रयोग किया जाएगा। अक्सर एग्जाम में प्रश्न जो ये बॉक्स होते हैं, इन बॉक्सों से आ जाते हैं। अधिवक्ता रॉय बचाव पक्ष के वकील के तौर पर सुशील और उसके मालिक के कुछ सवाल पूछती है। कौन है अधिवक्ता रॉय, कौन थी कमला। कमला जो मालिक था उसके मालिक से कुछ सवाल पूछती है। इन दोनों के बयानों के आधार पर जो सुशील जो कमला थी, कमला रॉय ने साबित कर दिया कि शांति के संदूक में मिले 10,000 रुपये सुशील और शांति के कमाई के रकम के भी हो सकते हैं। यानी जो सुशीला है इसके कमरे में इसका जो संदूक था उस संदूक में 10,000 रुपये मिले। बोले भाई ये किसके उसका है, ये शांति की कमाई की रकम भी हो सकती है। यह बात ठीक कही थी। यह कहानी पूरी पढ़ोगे तो आपको पूरा आनंद आएगा इस कहानी में और यह पता चलेगा कि न्याय कैसे मिलता है। इस घटना के आधार पर आप देख सकते हैं कि पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष वकील और न्यायाधीश ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग हैं। कौन कौन हैं, पुलिस, सरकारी वकील और बचाव पक्ष वकील, न्यायाधीश। न्यायाधीश तो मेन होता है। ये 4 किसके हैं, आपराधिक न्याय व्यवस्था के मुख्य लोग हैं। न्यायाधीश तो जो पूरा कोर्ट है इसे उच्च न्यायालय बोलते हैं या न्यायालय बोलते हैं, इसका क्या होता है, मेन होता है। इस मामले में आपने चारों की भूमिका को देख लिया है। या पूरी कहानी पढ़ोगे तो आपको पूरा मजा आएगा इस कहानी में पढ़कर। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका है। किसी अपराध के बारे में मिली जांच की जो कोई शिकायत मिली है उसकी जांच कौन करती है, पुलिस करती है। वकील थोड़ा करना आएगा, ना न्यायाधीश करने आएगा। जांच कौन करेगा, पुलिस करेगी शिकायत मिलने पर। या पुलिस दूसरे राज्य में भी दूर दूर जाकर क्या कर सकती, जांच कर सकती है। ऐसा काम वकील और न्यायालय नहीं कर सकते हैं। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज कौन करेगा, पुलिस करेगी। घटनास्थल पर आएगी पुलिस और जो आसपास के लोग हैं उन सबसे पूछेगी और बयान दर्ज करेगी। सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। यह सारे के सारे सबूत इकट्ठे किए जाएंगे बयान के द्वारा आसपास के क्षेत्रों से। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है कि पुलिस को लगता हो कि जो सबूतों से आरोपी का दोषी साबित होता देख रहा है। पुलिस को अनुमान हो है कि जो सबूत मिले हैं इन सबूतों से जो दोषी है क्या वो आरोपी साबित हो सकता है। पुलिस अदालत में आरोप पत्र, चार्जशीट बोलते हैं, चार्जशीट जारी करती है। जैसे कि अध्याय की शुरुआत में कहा था, यह तय करना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है। यह काम किसका है, न्यायाधीश का है। एक बार एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आया था हरियाणा पुलिस में कि व्यक्ति के दोषी कौन ठहराएगा, न्यायाधीश। हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे अफसर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, सारे कानून के अधीन है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है, यानी पुलिस पर भी कानून काम करता है। पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। यानी पुलिस कोई भी जांच करे तो मानवाधिकारों का सम्मान करे। जो मौलिक अधिकार हैं, मानवाधिकार हैं, उनका सम्मान करे पुलिस और उनके तहत ही जांच करे। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तार, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के कुछ दिशा निर्देश तय किए होते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तार करना है, कोई हिरासत में रखना है, पूछताछ करनी है, ये सब के सब पुलिस के लिए दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। किसने कर रखे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने। भाई तुम ऐसे ऐसे पूछ सकते हो, ऐसे गिरफ्तार कर सकते हो, इतना टाइम तक तुम हिरासत में रख सकते हो किसी व्यक्ति को। ये सारे के सारे कानून किसने बना रखे हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने बना रखे हैं पुलिस के लिए। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान ये पुलिस किसी की जांच करने लग रही है तो किसी को सताने की, पीटने की, गोली मारने का अधिकार नहीं है। यानी पुलिस के अनुसार किसी व्यक्ति को ना तो हम सता सकते,
वह किसी को भूखा नहीं रख सकते, किसी को प्यासा नहीं रख सकते, ना ही किसी को पीट सकते हैं और ना ही किसी को गोली मार सकते हैं। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए पुलिस किसी को भी कोई सज़ा नहीं दे सकती। बिल्कुल छोटा से छोटा अपराध है तो पुलिस उसके लिए व्यक्ति को सज़ा नहीं दे सकती है। ये बात यहाँ से याद रखेंगे। यदि कोई पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है तो इन सब बातों का हवाला देकर वो क्या करा सकता है, जांच करवा सकता है पुलिस की भी, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखी बातें हैं। संविधान के अनुच्छेद 22 याद रखेंगे 22 को, और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कौन से निम्नलिखित मौलिक अधिकार हैं, चलिए आगे देखते हैं। पहला है, गिरफ्तार के समय कोई व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया तो उसको जानने का अधिकार है कि गिरफ्तार का कारण क्या है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, ये गिरफ्तार व्यक्ति पुलिस से ये पूछ सकता है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है। दूसरा है, गिरफ्तार के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, 24 घंटे के सामने उसको मजिस्ट्रेट यानी न्यायाधीश के सामने पेश करना होगा। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है तो उसको दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। यानी कह सकता है भाई मेरे पे इतनी यातना मत करो, ये अधिकार है मेरा। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान क्या होता है, खुद व्यक्ति के द्वारा अपने बारे में जो बयान दिए गए हैं को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। जो मजिस्ट्रेट है वो इस बात को जानता है कि पुलिस के द्वारा जो इकबालिया बयान लिए गए हैं किसी व्यक्ति के, उसको धमका के, पीट के, मार के लिए गए होंगे। ये सब बातें कौन जानता है, मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जानता है। इसीलिए इनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता उस व्यक्ति के खिलाफ। 15 साल से कम उम्र का बालक हो और किसी भी महिला को केवल मात्र सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। ये पुलिस चौकी वाले कह देंगे महिला को कि भाई तू थाने में आ जाइए, कोई सवाल जवाब करने हैं, तो थाने में नहीं बुला सकता। ये एक अधिकार है किसी महिला को, किसी बच्चे को 15 साल से कम हो। लेकिन कोई विशेष काम हो, विशेष जांच हो तो बुलाया जा सकता है। एनसीईआरटी पढ़ने से आपको बहुत ज्ञान होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्तें और प्रक्रिया तय की है। इन नियमों को डिक्के बसु निर्देश कहा जाता है। यानी जो सब पुलिस के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उन्हें क्या कहा जाता है, डिक्के बसु निर्देश कहा जाता है। याद रखेंगे, डिक्के बसु निर्देश। डिक्के बसु निर्देश के अनुसार आगे क्या बातें हैं, गिरफ्तार कर लिया है या जांच करने वाला पुलिस अधिकारी की पोशाक यानी जो पुलिस अधिकारी आपकी जांच कर रहा है उसकी पोशाक में हो, यानी वो वर्दी में होना चाहिए, उसकी पहचान होनी चाहिए, उसका नाम प्लेट होनी चाहिए, ठीक है। और पद भी स्पष्ट और सटीक रूप में अंकित होना चाहिए। जैसे भाई हौलदार है, एएसआई है, उसे कितने स्टार लग रहे हैं, कौन सी पट्टी लग रही है, वो सब क्या होनी चाहिए, पहचान उसकी वर्दी पे होनी चाहिए और वर्दी में होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधित पूरी जानकारी का कागज़ तैयार किया जाता है। यानी गिरफ्तार किया गया है तो उसकी जानकारी के लिए पूरा कागज़ तैयार किया जाता है। उसमें गिरफ्तारी के समय तारीख का उल्लेख क्या होना चाहिए। इसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसका अरेस्ट मेमो बनाया गया है, यानी कागज़ तैयार किया गया है, उस कागज़ तैयार करते वक्त उसके पास में एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का भी हो सकता है। यानी जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसके परिवार का भी सदस्य हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसके उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। यदि आपको पुलिस कभी गिरफ्तार कर लेती है और आपके साइन करवाती है तो आप उस पर डेट लिखी देखिए और टाइम लिखा देखिए, टाइम क्या लिखा है। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए, उससे पूछताछ की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधित या दोस्त या शुभचिंतक की जानकारी देने का अधिकार है, ठीक है भाई। किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है, उसको जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधित को या दोस्त को, शुभचिंतक को जानकारी दी जा सकती है कि भाई मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता है
यानी जो गिरफ्तार किया गया किसी व्यक्ति को, यदि उसका कोई दोस्त है या कोई इसका रिश्तेदार संबंधित है, जिले से बाहर रहता है, तो गिरफ्तारी के लिए 8 से 12 घंटे के भीतर 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार के समय स्थान, हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेजनी होगी पुलिस को। ठीक है नहीं, ये सारे काम याद रखियो। ये तो हम कहते पुलिस गिरफ्तार कर ले, तो ये सारी बात याद रखियो। इन बातों के आधार पर पुलिस को बंद बना सकते हो। खासकर इसके लिए जब आपके साइन करवावें तो उसमें देख लियो ऊपर डेट लिखी है, टाइम भी लिखा है या नहीं। ऊपर टाइम और डेट लिखे तभी आप साइन करना। जब चोरी के इल्जाम में शांति को गिरफ्तार किया गया तो उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने भाई सुशील को भी 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा था। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनी सही थी? डी.के. बसु निर्देश का उल्लंघन हुआ है क्या? ये सब बातें यहाँ पर दी गई हैं। आइए अब थोड़ी अलग स्थिति में मामले की देखते हैं। मान लीजिए शांति और उसका भाई सुशील राव थाने में जाकर शिकायत करते हैं कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उसकी बचत के 15,000 रुपये चुरा लिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि थाने के प्रभारी अधिकारी फौरन उनकी FIR दर्ज करेगा? ऐसा कारक लिखिए जो आपकी राय में FIR लिखने या न लिखने वाली पुलिस का मौके पर प्रभावित है। पहले तो जो FIR लिखी इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्राथमिकी। पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराधी को पड़ताल शुरू कर सकती है। यानी पुलिस है जो किसी व्यक्ति की जांच करनी है तो उसकी पड़ताल कब कर सकती है? FIR दर्ज होने के बाद। कानून में कहा जाता है कि संज्ञेय अपराध सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को FIR दर्ज करनी चाहिए। संज्ञेय मामला है, कोई अपराध का है, तो उसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कौन थानेदार होता है, को FIR दर्ज करनी होगी। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित रूप में किसी भी रूप में मिल सकती है। जो संज्ञेय मामला है, एक तो होता है असंज्ञेय, एक संज्ञेय होता है। संज्ञेय में है कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई व्यक्ति मर गया है, या किसी ने किसी को भयंकर चोट मार दी, किसी ने किसी को गोली मार दी, ये संज्ञेय मामला है। इस मामले में FIR तुरंत दर्ज करना चाहिए पुलिस को और उसके बाद जांच पड़ताल शुरू कर देनी चाहिए। FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख, यानी कहाँ पर वारदात हुई है, समय होना चाहिए और स्थान का उल्लेख किया होना चाहिए। उसमें वारदात का मूल तथ्यों, घटना के विवरण भी लिखा होना चाहिए। अगर अपराधी का पता हो तो उसका नाम, गवाहों के उल्लेख का वर्णन होना चाहिए। FIR में शिकायत दर्ज करने वाला का नाम और क्या क्या होना चाहिए, पता भी लिखना। जो शिकायत दर्ज करवाना आया है कोई, उसका नाम और पता लिखवाना जरूरी है। FIR के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है, इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत भी होने चाहिए और शिकायत करने वाले को पुलिस FIR का एक नकल मुफ्त में दी जाएगी। यानी कोई शिकायत करना है किसी की, उन्हें शिकायत कर दी इस प्रकार की पत्र पे यहाँ पर साइन कर दिए हैं, तो एक कॉपी इसकी किसको मिलेगी? जो शिकायत करने आया उसको मिलेगी ये कॉपी। ये किसका काम? पुलिस का काम है। ठीक है, आपको यह समझ में आ गया है। पुलिस कब जांच कर सकती है, किसी की जांच कब कर सकती है? जब उसकी FIR दर्ज हो जाए, उसके बाद इसकी जांच पड़ताल शुरू की जा सकती है। आपने पूरा देख लिया, अच्छे से पढ़ लीजिए इसको। सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है? किसी आपराधिक उल्लंघन को जनता का विरुद्ध माना जाता है, यानी किसी ने अपराध किया है तो पूरी जनता के अवरुद्ध माना जाता है उसको। इसका मतलब यह होता है कि अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को नुकसान नहीं करता बल्कि पूरे समाज को अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के बारे में, सुधा की हत्या के बारे में पढ़ा था और इसी प्रकार से हमने लक्ष्मण के बारे में पढ़ा था और अन्य मुकदमे देखे थे। चलिए यहाँ से देखते हैं हम। राज्य बनाम शांति हेमबर्ग के बारे में देखा था, श्रीमती शिंदे के बनाम शांति हेमबर्ग देखा था। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष लेता है। राज्य का पक्ष कौन लेता है? सरकारी वकील लेता है। कहाँ लेता है? अदालत में। हरियाणा का कौन लेगा पक्ष? हरियाणा का जो सरकारी वकील है वो अपना पक्ष लेगा। इसी प्रकार देश का पक्ष लेता है सरकारी वकील देश का। सरकारी वकील की भूमिका कब शुरू होती है? जब पुलिस अपनी जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दे। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती। जो पुलिस जांच कर रही है इस जांच में सरकारी वकील की कोई भूमिका नहीं होती। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है।
न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह, सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? तो न्यायाधीश होता है किसी भी न्यायालय का मुख्य अधिकारी बोलो, मुख्य न्यायाधीश बोलो, मुख्य वक्ता बोलो। इसकी एक खेलों में अंपायर की तरह भूमिका होती है इसकी। मान लीजिए यहाँ पर कौन है, न्यायाधीश बैठा है ये, और इसके दोनों पक्ष में कौन बैठे हैं, इस तरह बैठे पक्ष वाले, इधर बैठे हैं विपक्ष वाले। इन दोनों की बातें सुनेगा, इन बातों के आधार पर भी ये बताएगा कि भाई इस कौन सा दोषी है, कौन सा निर्दोषी है, कितना दोषी है, कितनी सजा दी जाए, कितना जुर्माना लगाया जाए, ये सब कौन तय करता है? मुख्य न्यायाधीश ही तय करता है ये बातें। निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। कौन करता है संचालन? न्यायाधीश करता है। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनता है, अभियोजन पक्ष के भी और बचाव पक्ष के भी, और सबूतों के आधार पर जांच करता है। अपने सामने बिठाकर मौजूद बयानों और सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करता है कि आरोपी सचमुच में दोषी है या निर्दोषी है। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा दे सकता है। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकता है और जुर्माना लगा सकता है, या दोनों भी कर सकता है। ये काम कौन करा है? न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। न्यायाधीश किसी भी न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश क्या करता है कि सजा सुनाता है कि कौन दोषी है, कौन निर्दोषी है। सारे ये सभी काम कौन करता है? न्यायाधीश करता है। वकील वक्ता कुछ नहीं कर सकते, वो आपके पैसे ऐंठते हैं। निष्पक्ष सुनवाई, फ्री ट्रायल निष्पक्ष सुनवाई क्या है? आइए थोड़ी देर के लिए कल्पना करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति की मुकदमा किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था? अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र, गवाहों के बयानों की नकल न दी होती तो क्या होता? अगर न्यायाधीश किसी नोट इम्पोर्टेंट यहाँ से देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत क्या है? जीवन के अधिकार में आता है। अनुच्छेद 21 के तहत आश्वासन दिया जाता है कि इसका क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता का केवल एक तरह संगत और न्यायपूर्ण कानून प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। इन जो जीवन का अधिकार है, इसको एक न्याय की कानून प्रक्रिया के तहत ही छीना जा सकता है, अन्यथा इस अधिकार को नहीं छीना जा सकता। यह बात यहाँ कही गई है। आगे क्या है? निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। यानी कोई भी जांच हो रही है, निष्पक्ष सुनवाई में यह तय किया जाता है कि अनुच्छेद 21 का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। आइए अब चित्र पठा, या कोई ज़रूरी नहीं है, नोट इम्पोर्टेंट। यहाँ से करते हैं हम इसको। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत के रूप में चलाया गया। किसका मुकदमा था? शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाई में मौजूद था। यानी जिस टाइम मुकदमा चल रहा था उस टाइम शांति का भाई भी वहीं था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया, जिसने आरोप लगाए थे वो भी वहाँ पर था। शांति के एक वकील ने बचाव किया। कौन थी वो? एक महिला थी, कमला। शांति की वक्ता रोए, नहीं कमला रोए। अधिवक्ता बोलते हैं वकील को, हिंदी में क्या बोला जाता है? अधिवक्ता, इंग्लिश में वकील। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे सबूत शांति के अधिवक्ता किसको बोला जाता है? वकील को। राय ने अभियोजन पक्ष की ओर से सारे पेश किए सबूत गवाहों के जिरह करने का मौका दिया गया। जो गवाह थे वो सारे के सारे, जिरह का मतलब होता है आपस में कहा सुनी। अधिवक्ता रॉय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया गया। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप से सिद्ध करना था कि शांति ही दोषी है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। अभियोजन पक्ष कौन होता है? जिसने मुकदमा दायर किया था। किसके खिलाफ? शांति के खिलाफ, यानी उसकी मकान मालिक।
महत्वपूर्ण बात यह है कि शांति ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति की कमज़ोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं लिया कि वह सचमुच चोर है। यानी शांति गरीब थी, लेकिन न्यायाधीश ने अपना न्याय का काम किया। इसकी बजाय न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष था। तो न्यायाधीश ने जो आचरण किया, व्यवहार किया, बिल्कुल निष्पक्ष किया। होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति की बजाय उसके कुछ युवकों ने चोरी की है। शांति की बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसीलिए उन्हें शांति को आज़ाद कर दिया। शांति को इसीलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया गया। यानी निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिला तो शांति को क्या मिला? न्याय मिल गया। प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी विचार मान्यता रखता हो, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं। यानी सबको निष्पक्ष सुनवाई का क्या देना चाहिए? अधिकार। नोट इम्पोर्टेंट। लेकिन यहाँ इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो न्याय की प्रक्रिया है, न्याय व्यवस्था है, इसमें 4 अंग होते हैं। तो न्यायाधीश सबसे मेन होता है, बचाव पक्ष का वकील, एक सरकारी वकील और एक पुलिस। 4 होते हैं न्याय व्यवस्था के अंग, याद रखेंगे। न्यायाधीश, बचाव पक्ष का वकील और सरकारी वकील और पुलिस। यहाँ कुछ शब्द संकलन दिए, देख लीजिए। आरोपी क्या होता है? इस अध्याय में हमने ऐसे व्यक्ति को आरोपी कहा है जिस पर अदालत में किसी अपराध का मुकदमा चल रहा है, यानी जिसमें मुकदमा चल रहा है उसको आरोपी माना है। संज्ञेय मामला क्या होता है? इस अध्याय में उन अपराधों को संज्ञेय अपराध कहा गया है जिनके लिए पुलिस को किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तार कर सकती है। यानी संज्ञेय मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, इसमें अदालत की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो असंज्ञेय मामला है उसमें अदालत के कहने पर ही पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती है। जिरह क्या होता है? जब कोई गवाह अदालत में अपना बयान रखता है, बयान दूसरे पक्ष का वकील उससे कुछ सवाल पूछते हैं पीछे, जिससे उसके पिछले बयान की सही या गलत साबित करेंगे, ये जिरह कहा जाता है। हिरासत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेंटिनेशन। क्या बोलते हैं? डेंटिनेशन। पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में लिया गया है। हिरासत क्या होता है? पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से कब्जे में लिया अपने में, उसे बोलते हैं हिरासत। निष्पक्ष क्या होता है? इसका मतलब है स्पष्ट और न्याय संगत व्यवहार करना। स्पष्ट और न्याय संगत व्यवहार करना और किसी एक पक्ष का समर्थन न करना। किसी अपराध को आरोप क्या लगाना क्या होता है? किसी अपराध का आरोप लगाना। जब न्यायाधीश आरोपी को लिखित रूप से सूचित करता है कि उस पर किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाएगा तो इसे अपराध का आरोप लगाना कहा जाता है। गवाह क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को अदालत में यह बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उसके मामले में संबंध में क्या है, सुन या जाना गवाह कहा जाता है। यानी किसी व्यक्ति को अदालत में बुलाया जाता है बयान देने के लिए किसी व्यक्ति के बारे में, तो उसे बुलाया जाता है गवाह। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय।